ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित रहता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहेंगे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे ताराबलम कहा जाता है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण करते रहते हैं उससे हम फलित करते हैं। यह आज के परिप्रेक्ष्य में है चंद्रमा के गोचर से, और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम जातक के पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों के शुभता और अशुभता जान। तीसरा भाग जन्म राशि से संबंधित है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है, यानी चंद्रमा जिस राशि में है और भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में जन्म कुंडली में है उसके अनुसार आज कैसा दिन। चौथा भाग चौघड़े से संबंधित रखता है और यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता दैनिक कार्यों से लेकर उन सभी कार्यों में है जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो, दैनिक कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, आदि आदि। यह चौघड़िया जिसे कहते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन लेकर अंकों के साथ हम खेलते बढ़ते हैं। अंकों से ही हमारी तुलना सदी हमेशा की जाती है, तो अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। हमारे जीवन काल में अंकों की भूमिका अहम हुआ करती है, इसलिए अंकों को जानना बेहद नितांत आवश्यक है, ताकि हम जो अंक हमारे लिए अशुभ फल देने वाले हैं उन्हें शुभ में कैसे बदला जाए, अंकों को हमारे लिए कोई नुकसान न करे, यह कैसे हम सुनिश्चित। इन सभी बातों के लिए अंक जो होते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो अंकों की दुनिया पर थोड़ी चर्चा सीखने के उद्देश्य से इस भाग में, साथ ही साथ आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत ले रहे हैं शुभता के संदर्भ, यह भी इसी भाग। तो हर भाग महत्वपूर्ण है, हर भाग रोचक है, हर भाग ज्ञानवर्धक है और उपयोगी होने वाला। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम आपके साथ बने हैं और अंत तक बने रहे। इसके पूर्व की हम आपको ले चले पहले भाग में पंचांग की थोड़ी सी चर्चा। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु यह इसकी सीमा उतनी ही नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल हो। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में
हम सब एक माध्यम बनकर होने के बने। तो चलिए पंचांग के, दैनिक पंचांग के मुख्य भाग, पहला भाग से आरंभ, यात्रा आरंभ कर। जय जय श्री राम। श्री राम। ओम आदित्य सूर्याय। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 23 नवंबर 2025, माह माघ से पक्ष शुक्ल, ताका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082, कलायुग का कलयुग का 5136। आज का दिशा सूर्य, आज का सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 4:59। सनराइज एट 6:13 AM एंड सनसेट एट 4:59 PM। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा कर सकता है। पंचांग के पांचों अंक, वार रविवार, तिथि रात्रि के 7:24 तक तृतीया जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है, उसके चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:28 तक मूला, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़। योग दिन के 12:09 तक तृतीय, उसके बाद सूर्य। और करण प्रातः 6:19 तक प्रातः, और फिर रात्रि 7:24 तक जाति, तत्पश्चात पति। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। मुख्य महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास क्या है, सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक तृतीय तिथि है, भोलेनाथ सभा स्थल पर हैं, उसके बाद क्रिया स्थल पर जाते हैं, दोनों स्थितियां शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 11:57 तक, अमृत काल अपराह्न 12:21 से 2:07 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:13 से 7:28 रात्रि तक, रवि योग रात्रि के 7:28 से प्रातः 6:14 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 तक, गोधूली बेला संध्या 4:56 से 6:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:10 से मध्य रात्रि 0:03। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:38 से 4:59 तक, कुलिक काल अपराह्न 2:17 से 3:38 तक, और यमगंड दिन के 11:36 से 12:57। वर्ज्य मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग संध्या 5:41 से रात्रि के 7:28 तक, और दूसरा भाग कल भोर में 8:02 से 6:02 से 7:48। गणमूल प्रातः 6:13 से रात्रि के 7:28। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार मंगल देव, बुध देव और शनि देव ये बाल्यावस्था में है, कमजोर है। और शुक्रदेव चूंकि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था में है, ये भी कमजोरी को बढ़ रहे। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, रुद्र देव बकरी और अस्त है, बृहस्पति देव की बकरी है, और शनि देव की बकरी। रात्रि 7:58 पर बाद बुध देव का राशि परिवर्तन होगा, जब वह आगे नहीं जाकर पीछे जाएंगे, और वृश्चिक राशि से ये तुला राशि। इस प्रकार यदि राशियों के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 2। सबसे ज्यादा ग्रह मंगल की राशि में है, शुक्र की राशि में एक, मंगल की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए
तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह है, सम नक्षत्र में 5 ग्रह है और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। यह इसे ताराबलन कहते हैं। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उससे संबंधित। आपके पास आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है जो इसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम में नक्षत्रों के नाम, उन नक्षत्रों के नाम है जिसमें चंद्रमा गोचर करता है और उसी के नीचे ताराबलन के नीचे वर्टिकल रोज है जो जन्म कुंडली से संबंधित है। जातक का जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र, और दोनों को मिलान कर हम फल को निकालते हैं। तो कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा आज का जन्म संपत्त विपत्त क्षेम साधक नैतन्य मित्र अति मित्र में हो। जब संपत्त क्षेम साधक और मित्र अति मित्र में होता है तो शुभता के संकेत मिलते हैं, वही जन्म विपत्त प्रत्यय और नैतन्य हो तो अशुभता के संकेत मिलते हैं। शुभ तारों के अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं और अशुभ तारे की अवधि में हम अशुभ तारों की स्थिति में हम सभी शुभ कार्यों का के निष्पादन में रोक लगाते हैं, उसे अगले शुभ समय तक के निपटान और साथ ही साथ दैनिक कार्य में सावधान। उपाय के पीछे नहीं भागते क्योंकि जो भी उपाय है उसकी प्रामाणिकता नहीं, इसलिए जोखिम नहीं लेते। यही हमारा सलाह है। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों के बारे में बताता है कि कौन से ग्रह कितने शुभ फलदायी है, कितने अशुभ फलदायी। और यह ग्रहों से इसे हम 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार जब हम ग्रहों को जान जाते हैं तो दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का फल और उसके नक्षत्र में जन्म जातक से हमारे संबंध कैसे रहेंगे यह भी जान। तो यह 9 तारा चक्र पद्धति है। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र अपना फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे या कैसे जाने। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 नक्षत्रों के समूह और उन्हें उन्हें इस क्रम में रखा गया। पहला से 9 तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी के नक्षत्र में, 19वां से 27वां तक को तीसरे श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौ। ये सभी ग्रह महादशा के क्रम में रखे। अब जो पहला ग्रह बने, पहला ग्रह के साथ पहले नक्षत्र, पहला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को जोड़ा गया, यानी वे उसके स्वामी। तो पहला जो नक्षत्र हर श्रेणी में से हुआ वो पहला 10वां 20वां नक्षत्र। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह को दिया गया, तीसरे 12वें 21वें का स्वामित्व सूर्यदेव को दिया गया, चौथे 13वें 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव को दिया गया और इस प्रकार 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को दिया गया और इस तरह से सूची है। अब यहाँ पर
यह महत्वपूर्ण है कि फलित कैसे करते हैं। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुआ करते हैं, वहां से गण हमारा करते हैं, वो पहला ग्रह बनते हैं, और वही दशा महादशा में जीवन का जातक का जन्म हुआ। उसी दशा महादशा में जातक का जन्म हुआ होता है। पिछले पिछले जन्म में भी जातक का उसी दशा महादशा में मृत्यु भी होता है। इसलिए आप जन्म कुंडली जब भी बनाएंगे तो दशा महादशा का को देखेंगे तो वहां हमेशा लिखा आता है, विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न तरीके से लिखता है कि पिछले भोगांश, शेष भोगांश, यानी पिछला जो दशा महादशा था उसमें जितना भोग कर चुके थे उससे बाकी का बचा शेषांश, रेसिडुअल पार्ट ऑफ द दशा, ये सभी इस तरह के शब्द लिखकर, यदि किसी का मान लीजिए कि शुक्र की दशा महादशा 10 साल 20 साल है और वह जातक 9 साल उसको काट चुका है, तो 11 साल अधिक काट वर्तमान वर्ष जीवन, और इस तरह से हम फलित हैं। लेकिन अब यहाँ आज के बारे में गणना करें कि वर्तमान जीवन काल के लिए, तो पहला ग्रह जो बनते हैं वो सीधा दशा महादशा से फल होता है और वह पीड़ादायक। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे सुफलदायी होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह असुफलदायी होते हैं। अब आपके पास दोनों सूची तैयार हो गई, शुभ ग्रहों की महादशा, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह जो होंगे उनके दशा महादशा चुनौती भरे हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। शुभ ग्रह जो होंगे वे सुफलदायी होंगे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ ग्रहों का के दशा महादशा में शुभ फलों का, शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं यदि ग्रह आज जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को भी कैसा शुभ फल देंगे वह भी हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, यदि हमारा ग्रह शुभ है तो उसके नक्षत्र में जन्मे जातक भी हमारे लिए शुभ फलदायी। वहीं यदि ग्रह हमारे लिए अशुभ है तो उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता का संकेत लेकर आए। ये सभी जानकारी हम आरंभ में ही, यानी बहुत पहले हम जान सकते हैं और उसी के अनुसार हम अपने कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। तो आपके पास पूरी सूची सामने है, इसे आप नोट कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं वापस नौ तारा चक्र पर, ताराबलन पर। तो ताराबलन के अनुसार चंद्रमा अभी मूला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद वे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। सूर्यता देखेंगे, सूर्यता के अनुसार अगर हम देखें, यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो पहला भाग जो होता है अति मित्र का है, दूसरा भाग चंद्र का होता है। यानी पहला भाग शुभ है, दूसरा भाग शुभ। उसी तरह से किसी और नक्षत्र का भी जातक को हम देख सकते हैं। तो आज का करते हैं तो रोहिणी, हस्ता नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में जातक के लिए पहला भाग अशुभकारी है, ज्यादा अशुभकारी, और दूसरा भाग मृगशिरा, चित्रा और शर्मिष्ठा का दूसरा भाग अशुभकारी। इस प्रकार इन स्थितियों से ये कर सकते हैं, जब भी अशुभ स्थिति रहे, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को देखें तो पहला भाग क्षेम का है, दूसरा भाग प्रत्यय, और इस तरह से हम फलित करते हैं। अब हम दूसरा ये देखें कि उपाय के तौर पर हमने आरंभ में कहा था कि जोखिम नहीं लेना है, फिर भी लोग किसी दूसरे व्यक्ति के असमाजिक तत्व के संदर्भ में आकर उपाय कर बैठे, लेकिन उपाय नहीं कर। और जानकारी के लिए उपाय आप रख सकते हैं कि जन्म में आज का तारा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय हो तो नमक का दान, नैथन्य हो तो त्याज्य मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ऐसी स्थिति में केवल जानकारी के हेतु के लिए हमने प्रस्तुत किया है, आपको जोखिम लेने के लिए नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं, जो कि चौकड़िया तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो कि आज का राशिफल होता है। आज का राशिफल
क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, बुध का राशि परिवर्तन है, इसलिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन से हमें देखते हैं कि चंद्रमा आज क्या संकेत दे रहा है। विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते हैं। तो चंद्रमा धनु राशि में वर्तमान में है, और धनु राशि से वे क्या फल देंगे। धनु राशि से मिथुन राशि के जातक, कर्क, तुला, धनु और कुंभ तथा मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष ग्रहों की राशियों के लिए शुभता के संकेत नहीं। इसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो सावधान रहने की जरूरत है, वाद विवाद से दूर रहना है, दैनिक कार्य में सावधानी, विशेष कार्य ना रख करें तो बेहतर। अब आपको हम चौथे भाग में लेकर आए हैं, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसके का उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पहली बार किए जा रहे हैं वह है, पूजा पाठ है, दैनिक कार्य से संबंधित है, तो हमको दैनिक कार्य से संबंधित है तो वैसे सभी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा है या ग्रहों से संबंधित कार्य हो, तो वो सभी के लिए चौघड़िया कम से कम होगी। इसके लिए ये उपयोगी होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोग। अब प्रश्न उठता है कि ये चौघड़िया होते क्या है, तो कुल कितने हुए। तो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात को। और तो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और दिन के चौघड़िया, किंतु दिन के चौघड़िया 8, रात के चौघड़िया 8, किंतु दिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वो नियम का चौघड़िया होता है। इस प्रकार ग्रहों का संबंध, इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और वे ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासित ग्रहों से और उनके द्वारा अधिकृत कार्यों से ही संबंध हो जाता है। जब भी चौघड़िया का उपयोग करें तो दिन का चौघड़िया जो होता है वो राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित रह सकता है, और रात्रि का काल रात्रि। इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए ताकि कार्य में शुद्धता बनी रहे, जोखिम नहीं लेने की आवश्यकता। साथ ही साथ जब आज का चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हो तो उसे उस चौघड़िया को त्याग करना। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया सूर्य का चौघड़िया होता है, और सूर्य और शनि में आपस में बनी ठंडी रहती है, जैसे कहें सूर्य और शनि कटुता रहती है। इसलिए दिन का चौघड़िया जो होता है, शनि का चौघड़िया, वह काल बेला से ग्रसित होता है। उसी तरह रात्रि चंद्रदेव का होता है, चंद्रमा का होता है, और बुध की उनके से कटुता है। इसलिए बुध का जो चौघड़िया, लाभ चौघड़िया होता है रात्रि में, काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार जो अशुभता है, जो अशुभता से व्याप्त हो, उस चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए और शेष चौघड़िया का उपयोग करना। चलिए आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया किस। आज दिन रविवार है, उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हुआ, उद्वेग चौघड़िया से समाप्त। और दिन और कल के दिन में जो संक्षेप, कल के आज के दिन और कल के दिन में हम देखें तो आज वार बेला, काल बेला और राहु का, यहाँ ये गलती हुई है। उद्वेग चौघड़िया जो अंतिम चौघड़िया है वह राहु काल से ग्रसित, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। अंतिम चौघड़िया, यह ये चौघड़िया जो अंतिम है यह राहु काल से ग्रसित। इसे हम करेक्शन कर सकते हैं। यह
यह राहु काल से। रात्रि का चौघड़िया, रात के लाभ चौघड़िया जो 1:16 से 2:55 तक है, वह काल रात्रि से। इन सभी चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए ताकि आपके कार्यों में शुभता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पांचवें भाग में लेकर आप चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष से संबंधित। स्वागत है आपका पांचवें भाग। अंकों की दुनिया में हम जन्म लेते हैं, अंकों की दुनिया के साथ हम खेलते हैं, बढ़ते हैं। अंकों से ही हमारी स्पर्धा का, हमारी प्रगति का सूचक भी होता है। तो अंकों से को जानना बेहतर आवश्यक है। और अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, इसलिए इसे समझना और इसे पहचानना, इसका उपयोग करना काफी आसान। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक जो अंक होते हैं और एकल अंक, यही प्रयुक्त होते हैं। शून्य को गणना में नहीं दी जाती क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक के अंक को अगर देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो सभी अंकों में से मध्य रहता है, जो कि संतुलन का कार्य करता है। इसलिए पांचवा अंक अत्यंत शक्तिशाली होता है। इन ये अंक जो होते हैं 1 से 9 तक, शून्य को गणना में नहीं लिया जाती क्योंकि वो अनिश्चितता को दर्शाता है। और जब भी एक से ज्यादा अंक का समूह हमारे पास आ जाए तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। हर 1 से 9 अंक जो होते हैं उसके अलग अलग शासक ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन ग्रहों के इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से उनकी उपयोगिता के अनुसार जाना जाता है, पुकारा जाता है। 1 को राजा से या सरकार से या बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, ईश्वर द्वारा वरदान प्राप्त। 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, समाज के नीचे तबके लोगों से और न्यायाधीश न्यायाधीश। 9 जिनके शासक मंगल होते हैं, सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस, इन नामों से उनको जाना जाता है। अब जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक बल उपहार के रूप में देते हैं। और यह अंक जो होता है वह जन्म तिथि के रूप में जाना जाता है, जिसमें जन्म, उसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह एक अंक के भी हो सकते हैं, 2 अंकों के भी हो सकते हैं, किंतु वर्ष हमेशा 4 अंक के। और जब भी कोई अंक हमारे पास रहे तो उन अंकों में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि को जोड़कर जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं उसे मूलांक कहते हैं या ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह वर्ष को जोड़कर जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, जिसे कंडक्टर भी कहा जाता है। वर्ष को एक अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 में से उसको घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। या एंजल नंबर कहलाता है, कुआं नंबर कहलाता है, जो वातावरण को दर्शाता है। ड्राइवर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर जो तिथि और माह को जोड़कर बनता है, वह हमारा पर्सनल ईयर बताता है। पर्सनल ईयर मेरा कैसा है, सॉरी, पर्सनल ईयर नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर। जो ड्राइवर होता है वो आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। और तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो वह एटीट्यूड नंबर, एंजल नंबर होता है, वह बताता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व। वर्ष को जब जोड़ते हैं तो वह एंजल नंबर होता है। वर्ष को जोड़कर और वर्ष से को जोड़कर पुरुष के लिए उसमें से 11 में से घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, वह अंक हमें वातावरण दर्शाता है, एंजल नंबर से। तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ते हैं और एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारे लिए अंक। अब यहाँ पर देखें महत्वपूर्ण अंक जो है वह आप इसको निर्धारित करें। महत्वपूर्ण अंक आपके ये होते हैं
तिथि माह और वर्ष, इसमें ये देखें, तिथि ये हुए, माह ये हुए, वर्ष ये हुए। और इन अंकों को एक अंक को परिवर्तित किया गया तो ये अंक आए। ये जो फिर जो किया गया तो एक अंक में 16 है, और एक अंक का 16 आने से यह हमारा बनता है वाक्यांश। यह भाग्यांक होता है और ये मूलांक। ये हमारा एच नंबर हुआ, और ये हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है वह एटीट्यूड नंबर। ये सारे अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। ये इन अंकों को जोड़ के रखना, नोट करके रखना। अब आप ये तिथि जो ली गई है, ये हमने गूगल से लिया है। इसका उपयोग ये किसी महान विभूति का है, और यह जोड़ कर दिया है। और इसका उद्देश्य केवल सीखने और सिखाने के उद्देश्य से दिया गया है, न कि कोई आमदनी का जरिया स्रोत बनाने या कोई इस पर प्रिडिक्शन करने। ये सभी अंक जो होते हैं, ये जो आपके समक्ष हमने रखा, और जो जन्म तिथि के अंक हुए या उनसे सृजित जितने भी अंक हुए, वे सभी स्थायी होते, उन्हें बदले नहीं जा सकते। इसलिए अब जन्म तिथि का जो ज्योतिष का मूल सिद्धांत का जो है, हमने आरंभिक कुछ सिद्धांत बताए थे कि एक अलग पर प्रयोग होता है। अ, जब भी दो अंकों का समूह मिलता है, दो या दो से अंकों को, तो उसमें जोड़कर एक अलग पर परिवर्तित कर लिया जाता है, शून्य को गणना में। ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक की धुरी होती है अंक ज्योतिष, और इसी से हम बहुत अंकों को निकालते हैं। तो तिथि और माह को जब तिथि और माह को कहते हैं, इन सभी अंकों को निकालकर जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो एक सूत्र और बनता है। वह होता है ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। एक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, एक हमारा भविष्य, दोनों यदि आपस में शत्रु बने तो हम जीवन के नैया को आगे नहीं बढ़ा सकते। स्ट्रगल लाइफ होता है। इसलिए तिथियों को पहचानना अत्यावश्यक। यदि तिथि और ये ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु के अंक रखे हैं, तो कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो इनके शत्रु न हो, मित्रता के अंक में परिवर्तित। और ये होते हैं मूलांक। ये सॉरी, ये जो अंक होते हैं, ये अंक जो जो भी हमें बनते हैं वह शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। और मूलांक भाग्यांक का दूसरा, जब भी मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रु अंक नहीं हो, और दूसरा सूत्र, मूलांक और भाग्यांक का भविष्य में हम जो भी अंक सृजित करें वह शत्रु अंक न हो। यानी भविष्य में जो भी अंक सृजित हम करें, चाहे मोबाइल अंक, गाड़ी संख्या आदि आदि, ये सभी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस समय से हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, उस समय से हमारी स्थितियां विपरीत होने लगती है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। और आप जब इसको देखेंगे, तो मान लीजिए मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु अंक हो, फिर कौन सा अंक हम ऐसा व्यवस्था करें जो कि, और कहां से करें जो कि मूलांक और भाग्यांक की मित्रता को, कटुता को कम कर सके। तो ऐसा अंक हमको ढूंढना पड़ता है, और ऐसे अंक स्रोत के प्रति हम जाते हैं जो भी, जिसकी आयु लंबी हो, यानी जो बराबर यूज होता हो, और वह जल्दी बदला नहीं जाता। और बाकी जैसे आप देखें, मोबाइल अंक हुआ, गाड़ी संख्या हुआ, मकान संख्या हुआ, आदि आदि, ये तभी काम होते हैं जब इनका आप प्रयोग करो। लेकिन जो सबसे ज्यादा और इसके उचित समय होते, यानी गाड़ी संख्या हम बचपन से नहीं लेते, मकान बचपन से नहीं होता,
उसी तरह से कोई भी अंक हम जो सृजित करते हैं उसको उचित आयु पर ही करते हैं। लेकिन हमें तो जन्म तिथि से ही देखना है, क्योंकि जन्म तिथि और आप ये ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए ऐसा अंक सृजित करते हैं जो जन्म से हो, और वह अंक होता है नाम। क्योंकि नाम हमें जैसे धरती पर आते हैं, हमारे दूसरे देवता जो धरती के होते हैं, यानी माता पिता और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमें नाम देते हैं। और वह नाम पूरे जीवन भर काम करता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, नामांक कहाँ से आया? जी हाँ, हर नाम जो अक्षर होते हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और यही अंकीय मूल्य कार्य करते हैं। अब आप देखेंगे यही अंकीय मूल्य कार्य करते हैं। और अब इसमें ये आपको बता दें कि जो जन्म तिथि है, ये फिल्म डायरेक्टर साजिद खान, इनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 7 है, और नामांक 7 पर आ रहा है। साथ साथ नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी उतनी ही ऊर्जा देता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक न हो। और इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है। और जीवन में जो भी अंक हम सृजित करें, क्योंकि हम अंकों को जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है वह स्टैटिक होता है, और डायनेमिक अंक होता है जो हम सृजित करते हैं। तो हम सृजित पहला तो माता पिता जो किए, उसके बाद जो भी अंक सृजित करते हैं अपने से करते हैं, कि ये सारे अंक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक न हो, यह सुनिश्चित करना अत्य आवश्यक है। तो आप जानना चाहेंगे क्या कि शत्रु अंक कौन सा? जी हाँ, आपके समक्ष प्रश्न। एक का 8, दो का 4, 6, 8, 9, तीन का 6, 4 का 8, 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। अब आप इसमें देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, जैसे 4, 7, 8, 9, इनके खुद के अंक भी शत्रु हैं। और आपके समझ दूसरी सारणी भी प्रस्तुत है, जो नाम का अंक, जो हमारे अंक है शत्रु अंक, उनके अक्षर कौन से हैं, यानी नाम का पहला अक्षर कौन है। यह सारणी आपके लिए काफी उपयोगी है, आप इसे सहेज कर रखें। और जब भी बच्चे का नामकरण करें तो यह सुनिश्चित करें यह उस ऐसा अंक न हो जो शत्रु अंक से सीधा जाता है। तो वर्तमान में अगर इनका हम देखें तो मूलांक 5 बनता है, भाग्यांक 7, और 7 के साथ ही शत्रु होते हैं, तो 7 का दूसरा अंक जब भी होगा तो इनके लिए समस्या का कारण। साथ ही साथ इनको अगर देखें तो इनका माह जो है, और इनका माह और जन्म का माह 11 जो मास्टर नंबर से डिनोट होता है, और जन्म तिथि का भाग्यांक जो हम जोड़ते हैं वह 16 पर आता है, जो कि खुद कार्मिक डेप्थ को दर्शाता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो अंक है हमारे, उनके शत्रु अंक बिल्कुल ही नहीं। तो शत्रुओं को पहचानना आपके लिए आसान हुआ, और इस प्रकार हम अपने अपने नजदीक के व्यक्तियों का हम पहचान सकते। अब आपके पास एक नई सूचना, पर्सनल ईयर कैसे निकालें। पर्सनल ईयर केवल उस साल के लिए होता है। ये जन्म तिथि जो ड्राइवर कंडक्टर पूरे हुए वो ईयर, उनसे सृजित अंक तथा जो भी हमने नामांक वगैरह निकाला, ये पूरे जीवन का। लेकिन पर्सनल ईयर कैसा जाएगा, ये साल कैसा जाएगा, इसको जानने के लिए जो ओरिजिनल बर्थ डेट है, यानी 23/11/1971 में से 1971 जो हमारा वर्ष का अंक होता है, उसमें से वर्तमान वर्ष 2025 को रिप्लेस कर दें, और ये लागू होता है आज के दिन से, यानी 23/11/2025।
तो इनका जो भाग्यांक बनता है, कंडक्टर बनता है, वो 7 होता है। 7 ही होता है जो कि जन्म तिथि में। तो जब 7 बनता है तो फल लगभग वही होंगे। और रनिंग एज को भी देखा जाता है, तो रनिंग एज 1 बनता है। 1 और 7 आपस में मित्र है, लेकिन 7 और 7 आपस में मित्र। तो मूलांक और भाग्यांक का सब जो है थोड़ा सा तालमेल भाग्यांक का नहीं हो सकता है, लेकिन मूलांक वहां बैठा है 5 अंक, वह उसकी संतुलित बना सकता है। तो कुल मिला के कहे कि जो वर्ष है वह मिला जुला सा हो सकता है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन स्थिति वो सुधर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति को यहीं पे, हाँ, अब आपके पास हम लेकर आए हैं आज का दिन, आज का तिथि, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या संकेत है। 7 अंक जैसा पहले पीछे भी देखा था, 7 7 का दुश्मन है। तो 7 के जो दुश्मन अंक है, ये 3 होते हैं, 7 होते हैं और 9 होते हैं। तो जिस जातक का जन्म जिनका मूलांक 7 और 3 9 होता है, यानी 3 12 21 30, 7 16 25 और 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए असुरता के संकेत हैं। इनकी इन्हें सावधान रखना चाहिए। जिस जातक का जन्म 1 10 19 28 को हुआ, 2 11 20 29 को हुआ है, या 5 14 23 को तारीख को हुआ है, उनके लिए 7 अंक आज का अंक साधारण फल देने की शक्ति रखता है। वहीं जिनका जन्म 4 13 22 31 को हुआ है, किसी भी माह का 6 15 24 को हुआ है, या 8 17 26 को हुआ है, उनके लिए आज सूत्र के। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होगा। और यदि आप अभी तक हमारे पहली बार यदि चैनल को हमारे देख रहे हैं, इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ मिले। साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुखता आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। सूर्यदेव से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय सूर्य।